हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन और उप विषय जिसका होगा इतिहास। इसकी पाठ्य योजना क्लास 9th के लिए। काफ़ी लोगों ने इस चैप्टर के लिए कई बार रिक्वेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। कुछ दिनों से मैं रेगुलर बेसिस पे बाकी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसको फुलफ़िल कर रहा था। तो यहाँ पे कम से कम काफ़ी लोग 8 से 10 बार इस चैप्टर के लिए रिक्वेस्ट आ चुकी थी। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने इस चैप्टर की भी पाठ्य योजना बना दी है। तो बस वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को किसी भी विषय का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी क्लास का अगर आप लोगों को लेसन प्लान चाहिए या फिर माइक्रो टीचिंग के किसी भी कौशल के ऊपर वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रख सकते हैं, जिससे मैं वीडियो डेली बेसिस पे जो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या 52 लिखी गई है, यानी कि सामाजिक अध्ययन की ये 52वीं पाठ्य योजना है। ठीक है। और बाकी अदर सब्जेक्ट की भी आपको पाठ्य योजना मिल जाएगी, जैसे हिंदी की लगभग 40 के आसपास, और साइंस की भी 40 पाठ्य योजनाएं मिल जाएंगी, मैथ की भी 40-45 पाठ्य योजना मिल जाएगी। इसी तरीके के बाकी सभी सब्जेक्ट की आप लोगों को पाठ्य योजना मिल जाएगी। आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे जाके आप लोग अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हैं वीडियो। ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की पीडीएफ, अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है। और आप लोगों को अगर जानना है कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जिन जिन चीज़ों का यूज करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, वो उन सभी का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा हमारी आज की 9th क्लास 9th है। वर्ग है अब, विषय है सामाजिक अध्ययन, उप विषय इतिहास है। कालांश तृतीय है, यानी कि 3rd पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। अवधि है 40 मिनट का, और दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं आज का हमारा प्रकरण है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग ये चैप्टर था, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया हुआ था। आप खुद ही देखेंगे इस चैप्टर को, अगर आप लोग पाठ्य योजना देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि यूट्यूब पे आप लोगों को कहीं पे भी ये पाठ्य योजना नहीं मिलेगी। अकेला ऐसा चैनल है रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल, जिस पे आप लोगों को ये पाठ्य योजना मिलेगी, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक। अब इसके बाद आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय है या फिर उप विषय है, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, उनके माइंड में किस चीज़ का ग्रोथ होगा, ये सारी चीज़ें सामान्य उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखनी होती है। कम से कम इसमें 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, देखिए इसमें विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में इतिहास जानने की जिज्ञासा का विकास करना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन की जानकारी देते हुए उनमें सामाजिकता का विकास करना। और पाँचवा पॉइंट है इतिहास सामाजिक परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन कराना। ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको अगला यहाँ पे हेडिंग लिखना है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको अपना जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। कम से कम इसमें 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य में। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी यूरोप में समाजवाद की विचारधारा को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को यूरोप में क्रांतिकारियों की जानकारी प्रदान करना। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी यूरोप में समाजवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका को समझ सकेंगे। इसके बाद है सहायक सामग्री, जो कि आप जिन सामग्रियों की सहायता लेते हैं 40 मिनट की क्लास में, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो सहायक सामग्री में देख लीजिए लिखा गया है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट इत्यादि। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है कि विद्यार्थियों को फ्रांसीसी क्रांति की जानकारी है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बच्चे ये चैप्टर पढ़ने से पहले फ्रांसीसी क्रांति की चैप्टर को जरूर पढ़ लें, और उसका भी लिंक यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फ्रांसीसी क्रांति वाले जो पाठ्य योजना है उसकी भी, तो आप उसको भी बना सकते हैं। या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको फ्रांसीसी क्रांति के लेसन प्लान की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक। तो फ्रांसीसी क्रांति आप पढ़ा लेंगे तभी आप इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ही जो यूरोप में समाजवाद था या फिर रूसी क्रांति थी, इसका इसका जन्म हुआ था। अब अगला हेडिंग है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रस्तावना प्रश्न। लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रश्न पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होने चाहिए। ठीक है। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। 3 कॉलम में स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं क्रम संख्या नहीं बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यही होता है, 3 कॉलम, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। लड़की हैं आप तो छात्राध्यापक क्रियाएं की जगह छात्राध्यापिका क्रियाएं हो जाएगा बस। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, फ्रांस देश किस महाद्वीप में है। तो बच्चे आपकी क्लास में 10 जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जो आंसर यहाँ पे लिखा जाता है
वो आप पूरे क्लास को ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। अगर क्लास 9th के बच्चे हैं तो इतनी जानकारी उनको है, और कम से कम आपकी क्लास में 10 20 25 बच्चे तो होंगे, उसमें से कोई ना कोई बच्चा आपका आंसर दे देगा। फ्रांस किस देश की किस महाद्वीप में है, तो बच्चे बता देंगे यूरोप में। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में किसका उदय हुआ, तो बच्चे बता देंगे। यहाँ पे 2-3 आंसर मिल सकता है। यहाँ पे मिलेगा राष्ट्रवाद, समाजवाद, जनतांत्रिक राज, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको। फिर उसके बाद इसमें से आपको अपना आंसर जो इससे क्वेश्चन बनाना है उसको पिक करना है। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोप में समाजवाद के बाद यूरोप के किस देश में क्रांति हुई, तो बच्चे बता देंगे यूरोप में समाजवाद के बाद यूरोप के रूस देश में क्रांति हुई। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूरोप के में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इनके लिए समस्यात्मक प्रश्न, तो समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद आपको चलना है अपना उद्देश्य कथन बोलना। उद्देश्य कथन में आपको बोलना है, विद्यार्थियों आज मैं आप लोगों को यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगा या फिर अध्ययन कराऊंगा। ठीक, अब बच्चों को पता चल गया है कि आप उनको किस चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना प्रस्तुतिकरण आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण के लिए यहाँ पे टोटल आपको 5 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधियाँ और सैंपट कार्य। शिक्षण बिंदु में आपको देख लीजिए, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। देखिए लिखना है यहाँ पे आपको यूरोप में समाजवाद। विकासात्मक प्रश्न पूछना है। पहला प्रश्न, यूरोप क्रांति के बाद फ्रांस में कैसी व्यवस्था स्थापित हुई, तो बच्चे बता देंगे प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सभी को कैसा अधिकार प्राप्त है, तो बच्चे बता देंगे समान अधिकार। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा, समानता की विचारधारा वाली सोच को क्या कहते हैं, ये नहीं बता पाएंगे बच्चे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्नीकरण विधि थी तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। इसके बाद स्पष्टीकरण दीजिए। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी थी। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्या की जड़ है। उनका मानना था कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक सदस्य को किए गए काम के हिसाब से बराबर हिस्सेदारी मिले। इसमें छात्र वाले कॉलम में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये स्पष्टीकरण विधि थी तो स्पष्टीकरण विधि लिख दीजिए। और श्यामपट पे आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसी को लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए श्यामपट पे एक साइड, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, उसके बारे में लिखिए। यहाँ पे जो कोऑपरेटिव यहाँ पे शब्द है तो उसके बारे में बच्चों को बता दीजिए कि कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। इसके बाद यहाँ पे है बोध प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से कि आपने जो पढ़ा है उसको समझ में आया कि नहीं आया है बच्चों को। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ पे पूछा गया, समाजवादी किसे सभी समस्याओं का जड़ मानते थे, तो बच्चे बता देंगे आपने पढ़ा है निजी स्वामित्व को सभी समस्याओं की जड़ मानते थे। विधि में प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला शिक्षण बिंदु, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति में के बारे में भी यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न बना सकते हैं आप। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस देश की क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान समाजवाद में था, तो बच्चे बता देंगे रूस की क्रांति का। दूसरा प्रश्न है, रूस की क्रांति के बारे में बताइए, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो समस्यात्मक प्रश्न लिखिए। ये प्रश्नीकरण विधि थी तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। इसके बारे में भी यहाँ पे स्पष्टीकरण दीजिए आप। यूरोप के सबसे पिछड़े देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। आप यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोगों के जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि रूस की क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। यहाँ पे कभी कभी रूस की क्रांति ना पूछ के बोल देता है अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में बताइए, तो यहाँ पे रूस की क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। ठीक है, 1917 की अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। सितंबर 1917 में लेनिन ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया था, ये 24 अक्टूबर 1917 को। छात्र वाले कॉलम में लिखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये स्पष्टीकरण विधि थी तो स्पष्टीकरण विधि लिख दीजिए। और श्यामपट पे यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियाँ लिख दीजिए। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक, उसके बाद है 1905 खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, या फिर 1905 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 में 2 तिथियां यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। 2 मार्च जार द्वारा पद त्याग कर दिया गया था, और 24 अक्टूबर को जो आपको पता है कि विद्रोह की शुरुआत हुई थी, पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे बोध प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से आप। बोध प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया है रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो बच्चे बता देंगे 1917 में। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, रूस की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चे बता देंगे इसको भी अक्टूबर की क्रांति। ये प्रश्नीकरण विधि थी तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। यहाँ पे आपका
पूरा यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। नेक्स्ट आता है अब आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में यहाँ पे देख लीजिए, कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछ के अपना मूल्यांकन कर सकते हैं आप, और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है मूल्यांकन करने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है, कोऑपरेटिव किसे कहा जाता था। बच्चों को आपने बताया होगा जो, उसी से प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं कि जो आपने नहीं पढ़ाया है उससे पूछ लेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने पढ़ाया है ये 40 मिनट की क्लास में, उसी से यहाँ पे मूल्यांकन के प्रश्न पूछना जरूरी है। तो कोऑपरेटिव के बारे में आपने बताया, तो बच्चों से पूछ लीजिए कोऑपरेटिव किसे कहा जाता था। और दूसरा प्रश्न है, रूस की क्रांति की शुरुआत कब हुई। और लास्ट में आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य जरूर आप दीजिए बच्चों को, जिससे घर पे जाके बच्चे उस चीज़ को रिवाइज करें जो आपने पढ़ाया है, और रिवाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो चैप्टर। तो होमवर्क यानी कि गृह कार्य जरूर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति की से आपको क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में लिख कर लाना है ये आपको सभी को। बच्चे ये काम अपनी कॉपी में नोट करेंगे जो आप गृह कार्य देंगे, और आपका काम है कि उस समय जब बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर रहे हों तो उस समय आप क्लास में चारों तरफ भ्रमण करके उनकी कॉपी देखते रहिए कि क्या उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या फिर सारे बच्चे आपके दिए गए होमवर्क को नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान समाप्त होता है। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान यहाँ पे पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस लेसन प्लान को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। और अगर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही लेसन प्लान की ज़रूरत है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आपको इससे लाभ मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।